हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का अपना टॉपिक है टोरजन, जिसे हिंदी में मरोड़ कहते हैं। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का पहला जो अपना बेसिक है वहाँ पर ये टॉपिक अपने दिया हुआ है और ये वैसे सोम का टॉपिक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मरोड़ के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मरोड़ होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। आसानी से समझेंगे। मैं थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। देखिए, ये एक शाफ्ट है, आप सभी को दिख रही होगी ब्लू कलर में। तो ये एक एंड से ये फिक्स है और दूसरे एंड से ये फ्री है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, एफ फोर्स जिसे हम कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये काम कर रहा है। इसे फोर्स को इसको अपने डिनोट करेंगे एफ से। एक बल लग रहा है इसके ऊपर, जिसे अपने एफ से डिनोट करेंगे। एफ बल लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। जब इसके ऊपर एक बल लगेगा तो इसके ऊपर इसके अंदर एक ट्विस्ट उत्पन्न होगा। किसके अंदर? शाफ्ट के अंदर एक ट्विस्ट उत्पन्न होगा, एक विस्थापन होगा, एक डिफॉर्मेशन होगा। आप कुछ भी कह सकते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लैंग्वेज यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज कीजिए पहले इसकी पोजीशन ये थी और अब एक सेकेंड, अब इसकी पोजीशन ये हो गई है, ये हो गई है। तो पहले ये यहाँ था, जो रेडियस मतलब यहाँ जो पोजीशन थी वो यहाँ डिफॉर्म होके उसमें ट्विस्ट उत्पन्न होके वो इस यहाँ पर इस पॉइंट पे आ गई है। ये जो डिफॉर्मेशन होता है, ये ट्विस्ट होता है। देखो, टेक्निकल लैंग्वेज में वी कैन यूज ट्विस्ट। अपने टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ट्विस्ट ही बोलेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में जो अपने आपको समझाने के लिए विस्थापन कह सकते हैं, आप इसको डिफॉर्मेशन आप कह सकते हो, वैसे इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ट्विस्ट बोला जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये पेन अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो कितना होगा? वो ये थीटा एंगल होगा। एंगल जो ये थीटा बन रहा है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ, दूसरी बार फिर समझ लीजिए। आपके क्या पता आपके माइंड में ना गया हो ये बात। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये पहले इस पोजीशन पे थी शाफ्ट की एक्सिस, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा। उस फोर्स के कारण ये एक्सिस यहाँ पर मूव हो गई, यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन हो गया थीटा। एंगल कितना बना? ये थीटा बना। और इसी एंगल को अपने क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे। इस एंगल को अपने क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। मरोड़ कौन कहते हैं? ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे ट्विस्ट उत्पन्न हुआ। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या उत्पन्न हुआ? ट्विस्ट उत्पन्न हुआ। टेक्निकल लैंग्वेज ही कैरी ऑन करनी है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे। ट्विस्ट उत्पन्न हुआ यहाँ पे। उस फोर्स जो ये एफ फोर्स है वो लगने के कारण इस शाफ्ट में एक ट्विस्ट उत्पन्न हुआ। अब अपने एक नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बल लग रहा है तो एक प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं आर एफ, रिएक्शन फोर्स आर लगेगा ही लगेगा। तो वो किस दिशा में होगा? वो क्लॉकवाइज दिशा में होगा। आई होप आप इस चीज से इतनी बात समझ गए होंगे कि एक शाफ्ट है, उसको उन्होंने एक एंड से उसको फिक्स कर दिया, उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज बल लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स के कारण उसमें एक ट्विस्ट उत्पन्न हुआ, उसमें डिफॉर्मेशन हुई, उसके अंदर विस्थापन हुआ। वो विस्थापन कितना हुआ? थीटा एंगल तक हुआ। थीटा एंगल को अपने क्या कहेंगे? थीटा एंगल को अपने कहेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी एक बार फिर समझ लेना। ट्विस्ट उत्पन्न हुआ, एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ कौन कहते हैं? किसके कारण हुआ? तो ये एफ फोर्स जो अपने लगा रहे हैं इसके कारण उस शाफ्ट में ट्विस्ट उत्पन्न हुआ। जब इसके ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट साइड जो इसका फिक्स एंड है वहां पर एक क्लॉकवाइज फोर्स काम करेगा, जो इसका प्रतिक्रिया बल होगा। इसको रोकेगा भी तो सही, कोई मतलब इस शाफ्ट के अंदर उस चीज का प्रतिक्रिया भी तो होगी जो अपने फोर्स लगा रहे हैं। ये चीज आप सभी को पता है। अब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो इस चीज के बारे में। देखो, ये चीज सिर्फ समझने की थी कि आपको समझ आना चाहिए कि डेफिनेशन बनी कैसे है, वो आपको समझा दिया गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट की जगह शाफ्ट कर लो। किसी शाफ्ट के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है? ये जो एक्सिस अपने देख रहे हैं पहले डायग्राम में, ये अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाता है, अनुदैर्ध्य है।
अनुदैर्ध्य अक्ष कहा जाता है इसको। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर लगने वाले मूवमेंट या फोर्स के कारण उस शाफ्ट में जो ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसे अपने टोर्जन कहते हैं, उसे अपने मरोड़ कहते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में वही बातें जो आपको बताई है वो अपनों ने लैंग्वेज में सीख ली। एक बार फिर देखते हैं अपने, इसको इरेज कर दूंगा मैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। किसी शाफ्ट के ये जो एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस पर लगने वाले फोर्स, ये जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है अपने पास, ये जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स F लग रहा है के कारण उस ऑब्जेक्ट में जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, अपने पास थीटा है। ये जो थीटा है इसको अपने ट्विस्ट कहते हैं। इतना ये ट्विस्ट उत्पन्न हो गया, ये ट्विस्ट उत्पन्न हुआ है जो मैंने ये एरिया डार्क कर दिया, ठीक है। थीटा एंगल पे हुआ है तो इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे, मरोड़ कोण कहेंगे। उत्पन्न होता है उसे अपने मरोड़ कहते हैं। आसान भाषा में आपको समझा दिया, इससे इजीस्ट लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है अपने फिर से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अपने बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को अपने मरोड़ अघूर्ण कहते हैं, इसको हिंदी में टार्क भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस। देखिए ये वो शाफ्ट है, मैं इसको इरेज कर दूं एक मिनट, टॉर्क जो मैंने लिखा है, हाँ। तो देखिए ये वो शाफ्ट है जो भी अपने पीछे देख के आए हैं, तो उस चीज़ को अपने ने क्या किया, यहाँ पे फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, अपर व्यू, आपको सब पता होगा, टॉप व्यू, अपर व्यू नहीं सॉरी, हाँ, तो उसको फ्रंट व्यू में देख रहे हैं। तो ये जो F फोर्स लग रहा था जिसके कारण उसके अंदर ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा था, उस शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा था, उस F फोर्स को ही अपने क्या कहते हैं, उस F फोर्स को अपने कहते हैं टॉर्क। ये जो फोर्स है जिसके कारण ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये यार मैंने ना एनिमेशन लगा रखी है, हाँ। तो यहाँ पे मरोड़ समझ आ गया था कि क्या कहते हैं, जो ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा है फोर्स के कारण उसको मरोड़ कहते हैं, उसको टॉर्जन कहते हैं। पर ये जो फोर्स है, ये जो F फोर्स है आप नीचे देख पा रहे होगे, इसको अपने टॉर्क कहते हैं। इस फोर्स को अपने क्या कहते हैं, इस फोर्स को अपने टॉर्क कहते हैं। इतनी ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। फोर्स जिसके कारण उस शाफ्ट के अंदर ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा है उसे अपने क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। वो शाफ्ट फ्री एंड में नहीं होगी, वो शाफ्ट किसी दो बेरिंग में हो सकती है, हो सकता है वो एक बेरिंग में लगी हुई शाफ्ट और उसको घुमा रहा है, F फोर्स के कारण वो घूम रही है। वो जो उस फोर्स के कारण, जिस फोर्स के कारण वो घूमती है उसको अपने क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। आसान भाषा में समझा दिया, फोर्स जिसके कारण ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसे अपने टॉर्क कहते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू फोर्स इंटू में रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है, T मतलब अपने क्या कहेंगे, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में रेडियस। टार्क इज इक्वल टू बल इंटू में त्रिज्या। ये डेफिनेशन आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं आपसे डेफिनेशन के बारे में कि वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी बॉडी में, वह बल जिसके कारण किसी बॉडी में, किसी शाफ्ट में ट्विस्ट उत्पन्न होता है उसे अपने क्या कहते हैं, तो उसे अपने टॉर्क कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू फोर्स इंटू में रेडियस या बल इंटू में त्रिज्या। इस चीज़ से एक डेफिनेशन और निकल के आती है, इसको अपने आप लिख लोगे, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड रेडियस। क्या डेफिनेशन आती है, द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड रेडियस ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड टॉर्क। ये डेफिनेशन भी अपने सामने एक निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। द प्रोडक्ट मतलब
लगाए गए बल और त्रिज्या के गुणनफल को अपने क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। हिंदी में क्या अपने डेफिनेशन क्या होगी, लगाए गए बल और त्रिज्या को अपने त्रिज्या के गुणनफल को अपने टॉर्क कहेंगे। इतनी बात आप समझ गए हो, ये आप कॉपी में लिख सकते हो, ये अपने नोट्स बना सकते हो, इससे आप नोट्स बना सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, t = 4 × में रेडियस। तो आगे अपने इसी पे बात करते हैं। इसको अपने क्या लिखते हैं, टॉर्क, F को अपने फोर्स, R को रेडियस। तो T = क्या होगा, फोर्स को अपने न्यूटन में लेते हैं, इनटू में रेडियस को अपने मीटर में लेते हैं, तो ये इसकी यूनिट होगी। इसको काट दो, आप इतना ही याद रखो, क्या यूनिट होगी, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन टन इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड, आप अपने नोट्स में आप जहाँ भी देखिए लिखना जरूर, जो चीज़ें बता रहा हूँ आप वो चीज़ प्लीज़ लिखना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखना, ताकि आप जब आपका एग्जाम हो तब आप रिवीजन कर सको। और उतनी चीज़ बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएंगे, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। और एक बात आपको पूरा समझाने के बाद आपको डेफिनेशन और उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं अपनी। देन अपने बात करते हैं न्यूटन इंटू मीटर, इसकी यूनिट होगी। इससे आगे देखिए जूल, न्यूटन इंटू मीटर को अपने क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन में आप सभी ने पढ़ा होगा। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहा जाता है, तो जूल कहा जाता है। सॉरी, हाँ, तो न्यूटन इंटू मीटर को अपने क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई लंबी जोड़ी मैंने राम कथा नहीं गाई है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टॉर्क = फोर्स इंटू में रेडियस होता है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और रेडियस की यूनिट मीटर है। न्यूटन इंटू मीटर को अपने जूल कहते हैं। देखो एक बात से दूसरी बात निकलती जाती है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव से आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो उस चीज़ के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। देन इसके बाद में अपने एक बात और करते हैं, जो जूल होता है वो किस किस की यूनिट और होती है, वो होती है वर्क और एनर्जी की यूनिट, कार्य और ऊर्जा की यूनिट होती है। अब आप कहोगे सर इस चीज़ का अपने लिए क्या मतलब फायदा है या किस लिए अपने पढ़ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए निम्न आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से टॉर्क की यूनिट किसके बराबर है। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, एक एक बात अपने आराम से कर रहे हैं। आपको दे देगा ऊर्जा, बी आपको दे देगा कार्य, सी आपको दे देगा शक्ति, और डी आपको दे देगा ए एंड बी। तो क्या अपना आंसर होगा, तो ये अपना आंसर होगा। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये मत सोचना कि अपने कुछ भी फालतू का पढ़ रहे हैं, ये अपने सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है, उस चीज़ के बारे में अपने डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। यूनिट के बारे में बात कर ली, जूल हो गया, जूल किसकी एनर्जी और वर्क की यूनिट है, इसलिए वो ये टॉर्क की यूनिट भी होगी। देन अपने बात करते हैं इसके बाद में अपने बात करते हैं वर्क डन क्या होता है। सबसे पहले अपने देखते हैं वर्क डन, फिर उसके बाद में पावर को देखेंगे, फिर पावर और टॉर्क का रिलेशनशिप देखेंगे। तो अपने देखते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन या कार्य अपने किसे कहते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बल इनटू में विस्थापन। इतनी बात आप सभी को पता होगी कि वर्क डन किसे कहते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब अपने इसको टॉर्क में कैसे यूज करेंगे, देखिए ये वो शाफ्ट है, इस पे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये शाफ्ट घूमना चालू होती है, ठीक है, यहाँ ये 0 मान लो इस पॉइंट को अपने। जो फोर्स लग रहा है वो क्या, टी लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो फोर्स टी फोर्स अपने लगेगा। तो फोर्स अपने ले लेंगे टी इनटू में, ये यहाँ से घूमती हुई और जब यहाँ तक वापस पहुँचेगी इस पॉइंट तक, तो उसको अपने विस्थापन को 2πn ले लेंगे। तो वर्क डन अपने पास निकल के आ जाएगा 2πn t। आप इतनी बात समझ गए होंगे यूनिट क्या होती है। अभी पीछे बता के आता हूँ वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो जूल होती है।
आराम से पढ़ रही हैं। मैं क्या पता आपको बोर कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हो, पर मुझे नहीं लगता। एक आसानी से आराम से अच्छे से पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। तो 2π_NT वर्क डन अपना यहाँ आ चुका है। अब अपने बात करते हैं पावर। अब अपने आगे डिस्कशन करते हैं पावर के बारे में। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है इकाई समय में किया गया कार्य। सॉरी, कार्य, ठीक है, इकाई समय में किया गया कार्य। कार्य अपनों निकाल लिया है, देन इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बटा में टाइम। कार्य बटा में समय, अपने इस चीज को लिख सकते हैं आसानी से। इस चीज के बारे में आप समझ गए होंगे। वर्क डन अपने पास क्या है? वर्क डन अपने पास है 2π_NT। इकाई समय अपने 1 मिनट या 60 सेकंड को लेके चलते हैं, तो 2π_NT बटा में 60। P इज इक्वल टू 2π_NT बटा में 60 वोट इसकी यूनिट होगी। वाट इसकी यूनिट होगी। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ये 2π_NT बटा में 60 कहाँ से आया। अब इसके बारे में ही अपने आगे डिस्कशन करते हैं। तो अपनों ने बात की है P इज इक्वल टू 2π_NT बटा में 60। वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते थे, आप पीछे वीडियो देख के अपना नोट डाउन कर लेना। आपके बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देन इसी से अपनी एक बात और निकलती है, इसको जब अपने इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पोर्शन को यहाँ ले आएंगे, तो अपने पास निकलेगा P इंटू 60 बटा में 2πN। तो यहाँ पे अपने टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टॉर्क कैसा होगा? ये टॉर्क होगा मीन या फिर एवरेज या औसत, आप इसे कह सकते हो। ये औसत टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मैंने रख दिया है। न्यूमेरिकल भी इससे बन सकते हैं, तो उसके बारे में अपने डिस्कशन कर लेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। वो अपने एमसीक्यूज का एक सेशन लेके आएंगे, देन अपने सभी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ टी क्या है, यहाँ टी मीन है, एवरेज है या औसत है। इसके बाद में जो मैक्सिमम होगा वो अपने निकालने आगे देखेंगे उसका वो कैसे निकलता है। एक टर्म अपने यूज करते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या होता है अपने उस चीज के बारे में देखते हैं, एक आगे अपने बढ़ते हैं। आपको ये दो चीजें समझ आ गई होगी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट, आप इसे कह सकते हो। कोणीय वेग, क्या कह सकते हैं? सॉरी, वेग मैंने बेग लिख दिया। हाँ, तो गई क्या कह सकते हैं अपने? कोणीय वेग। तो ये होता क्या है? ये होता है 2πN बटा में 60। आई होप इस चीज को आपने ध्यान से देखा होगा। तो ओमेगा क्या होता है? 2πNT बटा में 60 होता है। इस चीज की वैल्यू अपने इसमें पुट कर सकते हैं ना। ये जो इतना एरिया, मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो इतना एरिया है, अपने इस चीज़ की वैल्यू इसमें पुट करके करेंगे तो अपने पास एक और फॉर्मूला निकलेगा, P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में T। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं ग्रांटेड कहता हूँ, अगर उन्होंने पावर से और टॉर्क के रिलेशनशिप से वो ये क्वेश्चन उठाएंगे, ये दोनों बहुत पुराने हो चुके हैं, पहला और दूसरा बहुत पुराना हो चुका है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए हो कि कैसे आया ओमेगा टी, मैंने वो भी बता दिया आपको। ओमेगा क्या होता है? 2πNT बटा में 60 होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट होता है। तो जो ये अपना पहला जो फॉर्मूला अपने निकाला था, वहां पर अपने ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तो वो आ जाएगा P इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आसानी से समझा रहा हूँ। आई होप जो अपनी पहले की क्लासेज हुई थी उससे बहुत फार बेटर अपनी क्लास चल रही होगी। मेरे पास मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो है। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आराम से हो सकती है उसको अपने आराम से करें। और मेरे पास इतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं अब जो बड़े बड़े टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके जैसा पढ़ा सकूँ। बट हाँ, आप सभी लोगों का साथ रहा, अपने ऑफकोर्स अपने आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आसानी से समझा दिए कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ से आई, आज आपको सब कुछ बता दिया कि ये चीज़ यहाँ से बन के ऐसे आई है। जो चीज़ नहीं होगी, जो चीज़ मुझे लगेगा कि बहुत बढ़िया आपको कोई डेरिवेशन, वो सीधा आपको फॉर्मूला दे दूंगा, वो इक्वेशन आपको दे दी जाएगी कि हाँ आप ये इक्वेशन ही याद कीजिए। तो अब अपने देखते हैं मरोड़ समीकरण के बारे में। मरोड़ समीकरण की मान्यता।
क्या आप मानते हैं, वो मैथ में नहीं होता था आपने कि मानना कि x इज इक्वल टू ये होगा और y इज इक्वल टू ये होगा। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द मटीरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखिए आसान भाषा में समझा देता हूँ, इस झंझट में मत पड़ना। हाँ बट ये आप नोट डाउन जरूर करके रखना, ये जितना पोर्शन है आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा। ठीक है, आपको लैंग्वेज अपनी जो नॉर्मल अपनी जो भाषा है उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। आप जो लैंग्वेज अच्छा है समझो, ये जरूरी नहीं होता। आई एम फ्रॉम सिख फैमिली, मैं सिख फैमिली से हूँ। मैं जितने भी चीज़ बनाता हूँ या मैं जितना भी चीज़ पढ़ता हूँ मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ। अगर आप राजस्थान से हो, आपकी कोई लैंग्वेज है, आप उस चीज़ में उस चीज़ को लिखिए, उस चीज़ में पढ़िए। ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव देना है। तो जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप उस चीज़ में पढ़ना प्रेफर कीजिए। सबसे पहले ये अपनी हैबिट बना लो। देन वी कैन डिस्कस कि द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब जो वो शाफ्ट है उसका जो मटेरियल है उसके अंदर जो भी पदार्थ अपने यूज कर रहे हैं वो एक जैसा होगा। ऐसे नहीं है कि उस शाफ्ट में जैसे सपोज दैट ये कोई शाफ्ट है तो ऐसा नहीं होगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, इसको इसको मत मानना। यहाँ पे कुछ अलग मटेरियल अपने यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपने कुछ अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अपने कुछ अलग मटेरियल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वो पूरा मटेरियल सेम होगा। ठीक है। सेकेंडली अपने बात करते हैं द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जब मैं आपको पहले उस पर लेके जाना चाहता हूँ, याद रखना द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जो ये ट्विस्ट उत्पन्न हुआ है ना, ये ट्विस्ट जो ये मरोड़ उत्पन्न हुआ है इस पूरी शाफ्ट के अंदर, ठीक है, ये यूनिफॉर्म होगा, ये एक जैसा होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कम हो गया यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक जैसा, देखिए यहाँ पे आपने वो चीज़ नोट की होगी, तो यहाँ से एक यूनिफॉर्म तरीके से आ रहा है, वो एक जैसे तरीके से आ रहा है ये जो ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। देन अपने बेसिकली बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। मतलब वो शाफ्ट ऐसा नहीं होगी, मैं आपको डायग्राम से ही समझाना पसंद करूंगा। ये इस प्रकार से वो शाफ्ट नहीं होगी कि आपको शाफ्ट कहीं बड़ी मिल रही है कहीं छोटी मिल रही है, नहीं। वो एक पूरा सर्कुलर सेक्शन उसका सेम होगा। वो इस प्रकार से पूरी की पूरी एक सेम, मतलब वो पूरा एक गोल होगी, कहीं छोटी कहीं बड़ी नहीं होगी। आसानी से समझा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जो अपने लैंग्वेज आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि आप अब कुछ समझ सकोगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर द ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर द ट्विस्ट। मतलब जो ये क्रॉस सेक्शन था इस शाफ्ट का, ठीक है, जब उसके अंदर ट्विस्ट उत्पन्न हुआ उसके बाद में जब वो फोर्स को अपने हटा देंगे, ठीक है, जो अपने पहला जो अपने वापस यहीं चलते हैं, ये जो ट्विस्ट उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये फोर्स के कारण, ये एफ फोर्स के कारण यहाँ जो ट्विस्ट उत्पन्न हुआ, जब अपने इस ट्विस्ट को हटा देंगे, जब अपने इस ट्विस्ट को हटा देंगे, जब इस फोर्स को हटा देंगे तो वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएगा। ये इतनी बात ही कहना चाहते हैं, ये अपनी मान्यता लेके चलते हैं कि वो वापस आएगा उस जगह पे। ऑल रेडियस विच आर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। मतलब आप जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर से ना, आप एक चीज़ आप याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो क्रॉस सेक्शन, जो रेडियस, जो उसका डायमेंशन थी, वो ट्विस्ट होने से पहले जो थी वो ट्विस्ट होने के बाद में भी वैसी ही रहेगी। और ट्विस्ट लगने के बाद जब उसको छोड़ दिया जाएगा, जब फोर्स हटा दिया जाएगा, तब वो अपनी मूल आकृति में, मूल डायमेंशंस में, मूल प्लेन में, मूल रेडियस में वापस आ जाएगी। इतनी बात वो कहना चाह रहा है, मतलब इतनी बात अपने एजम्पशंस लेके चलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। देन अपने देखते हैं मरोड़ समीकरण। मरोड़ समीकरण, अगर मुझे आपको लगता है समीकरण, आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे ये होता है कि आपको जल्दी जल्दी सिर्फ पॉइंट पे बात की जाए, फालतू की बात अपनी ना करें। तो मरोड़ समीकरण क्या होता है? टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल टो अपॉन में आर। सॉरी, हाँ, तो टी अपॉन में जे, एक बार सभी रिपीट करेंगे, सभी के सभी जितने भी आप एक बार अपनी को अगर आप कॉपी लेके बैठे उसको छोड़ सकते हो। टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल इज इक्वल टू टो अपॉन में आर। रिपीट करेंगे, टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल टो अपॉन में आर। जब रिपीट करने के लिए कहा जाए प्लीज सभी किया कीजिए जोर से, टी अपॉन में जे सी थीटा अपॉन में एल टो अपॉन में आर। इतनी बात थी, इतनी बात आपको समझा दी गई है।
अब अपने बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली कि एक एक पॉइंट उठाते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, जे क्या होता है, टी क्या होता है, सी, थीटा, एल, टो, आर, एक एक पॉइंट इन डेप्थ अच्छे से समझते हैं। मैं इसको टी के बारे में बताऊं तो टी क्या है, टॉर्क है, वही बोरिंग सी चीज़ है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। आप सभी को पता है, पीछे पढ़ के हटे, इतनी राम कथा गा के हटे हैं, तो वो आपको पता है। जे क्या होता है, इसके लंबा है, पहले भी आपको बताया था, आखिरी में पढ़ेंगे ये पूरा इक्वेशन होने के बाद में अपने जे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जे या इसको आईपी भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जे होता है पोलर मॉडुलस, ओहो नहीं 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 नहीं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं मॉडुलस नहीं, गलत लिख रहा हूँ। हाँ, तो जे होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ध्रुवीय, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दिया ये होता क्या है, इसके बारे में आगे चल के आराम से डिस्कस करेंगे। देन अपने बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अभी अपने पहले उसमें बात करके हटे हैं, अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो एंगल अपने पास निकल के आया था थीटा, इसको अपने क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, आप समझ गए होंगे। रेडियन में इसको अपने लेते हैं, मरोड़ कोण इसे कहते हैं, मरोड़ कोण अपने से कहते हैं। एल क्या होता है, एल होता है लंबाई या लेंथ, इसे अपने कह सकते हैं किस चीज़ की, जो शाफ्ट है उसकी लेंथ। आर क्या है, रेडियस है, क्या है आर, रेडियस है, त्रिज्या है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपनी बातें करने वाली रहेगी सी के बारे में और टो के बारे में कि ये क्या होता है, उसके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस। फिर अपने सी के बारे में, हाँ सी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और थीटा के बारे में देखेंगे क्या उस चीज़ से क्या है। हाँ, फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो देखिए 3 प्रकार के फोर्स होते हैं, मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ। एक, रुकिए एक सेकंड, मैं आपको डायग्राम बना दूँ। तो ये 3 डायग्राम है। ये जो फोर्सेस इस तरह से लगता है, इसको अपने कहते हैं टेंशन, नहीं, इसको अपने कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन, संपीड़न, संपीड़न बल कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बल लगेगा इस प्रकार से, इसको अपने कहेंगे टेंशन, टेंशन फोर्स या तनाव बल, ठीक है। 2 चीज़ें अपने को समझ आ गई। सपोज कीजिए मेरे पास कुछ पड़ा भी नहीं है, मतलब मेरा ये मोबाइल है, तो इसके अंदर मैं अंदर की तरफ अगर जोर लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसको अपने संपीड़न बल कहते हैं। अगर इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो उसको अपने तनाव बल कहते हैं। तीसरा फोर्स होता है शेयर फोर्स, शेयर फोर्स कृतन बल होता है। यहां पे मान लीजिए ये फिक्स है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ लगता है, इसे अपने एफ कहते हैं। यहाँ पे तो ये एफ लग रहा था इस साइड में, ये एफ यहाँ लग रहा था, यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है। इस फोर्स के कारण इसके अंदर इस प्रकार से डिफॉर्मेशन होगा, इसकी स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। मैं इसको यहाँ पे बड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो कंप्रेशन, ये संपीड़न फोर्स है, और ये जो कृतन बल है, ये शेयर फोर्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? भाई लग तो ये दोनों अंदर की तरफ रहे हैं, इन दोनों को दबाया ही जा रहा है। देखिए पहली बात तो इसकी जो एक्सिस है, ये दोनों फोर्सेस, जो ये कंप्रेशन फोर्स लगता है, इसकी एक्सिस, इसका अक्ष जो है वो सेम है, और इसका अक्ष जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये डिफॉर्म करेगा ऊपर की साइड, नीचे से इसको फिक्स ही रहेगा, ये ऊपर की तरफ इसको डिफॉर्मेशन होगी। और यही सेम चीज़ कहाँ हो रही थी, अब आप याद कीजिए, ये सेम चीज़ हो रही थी यहाँ पे, मैं इसको, ये यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पर तो ये फिक्स है और ये डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपने शेयर फोर्स निकालते हैं, कृतन बल अपने यहाँ पे लगता है,
तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कृत्रिम बल कैसे लगता है। अब बेसिकली इसका यूज कहाँ करते हैं अपने, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज होता है कटिंग प्रोसेस में, कटिंग प्रोसेस में। तो मिलर वगैरह में, इन सभी में, कटर प्लेनर वगैरह में, इन सभी में इसका यूज होता है, इस फोर्स का यूज होता है। तो इतनी बात थी फोर्स के बारे में, अपने शेयर फोर्स के बारे में आपको समझाना था, वो आपको समझ आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं जो अपना एक दो चीजें रह गई थी ना, एक सेकेंड, एक तो अपना सी रह गया था और एक अपना थीटा रह गया था, सॉरी, तो थीटा क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, हाँ, सी रह गया था और टो रह गया था। अब अपने देखते हैं कि टो इज इक्वल टू शेयर क्या होता है, ये शेयर स्ट्रेस होता है, कृतन प्रतिबल होता है। कृतन प्रतिबल समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए ये प्रतिबल क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस, प्रतिबल क्या होता है। अपने उसके बारे में देखें तो फोर्स अपॉन में एरिया, बल बटा में क्षेत्रफल के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अपने ये वैसे पहले चैप्टर में है होम के, जहां अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, पर अपने एक ओवरव्यू देखते हैं कि प्रतिबल होता क्या है, बल अपॉन में क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार से कृतन प्रतिबल क्या होगा। अब अपने बात करते हैं कृतन प्रतिबल के बारे में। तो कृतन प्रतिबल अपने पास होगा शेयर फोर्स अपॉन में एरिया। वहां क्या था, सिंपल फोर्स का फोर्स था, सिंपल बल था, और यहाँ क्या है, शेयर फोर्स अपने यूज करेंगे। क्या कह सकते हैं अपने इसको, कृतन प्रतिबल अपॉन में क्षेत्रफल अपने कह सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कृतन प्रतिबल किसे कहते हैं। ये चीज आपको इन डेप्थ समझा दी गई है कि कृतन बल किसे कहते हैं, कृतन बल आएगा यहाँ पे, कृतन बल किसे कहते हैं। देन अपने आगे मूव कर दिया, कृतन प्रतिबल किसे कहते हैं, और उसके बाद में अपने इसकी यूनिट देखें तो यूनिट इसकी होती है बल की न्यूटन, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी विमा होती है। आसानी से आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना, आपको समझा दिया गया है। देन अपने आगे मूव करते हैं, जो अपने सी, या उसको कई बुकों में जी भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको सी या जी दोनों दे सकता है। बाद में गालियां मत निकालना कि सर आपने तो समझाया नहीं था, कि वहाँ तो हम पढ़े थे, उन्होंने तो सिर्फ सी कहा था, यहाँ जी कैसे आ गया। क्योंकि पहले क्लासेज में मैंने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने क्या कहा था, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आईपी कहा था, और अब मैं उसको जे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली एग्जामिनर जे पूछता है पर आईपी भी पूछ सकता है, इसलिए आप दोनों ही याद रखोगे। अब अपने बात करते हैं सी और जी क्या होता है। इसको अपने कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कृतन मापांक अपने इसको कहते हैं। तो कृतन मापांक होता क्या है, बेसिकली कृतन मापांक को अपनी क्या कहते हैं, कृतन मापांक होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, आप नोट डाउन करते जाना, पैरेलल अपना पूरा टॉपिक चल रहा है, एक एक चीज आपको बता दिया है, हर एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपने उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। चाहे वो जी आपसे एग्जामिनर सी के बारे में भी पूछ सकता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पूछ सकता है, वो शेयर स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है, आपसे एग्जामिनर टॉर्क के बारे में पूछ सकता है, क्यू के बारे में, एल आर कुछ भी पूछ सकता है। सब कुछ आपके एग्जाम, एक एक पॉइंट आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहेंगे, कृतन प्रतिबल बटा में कृतन विकृति। क्या कहेंगे इसे, कृतन प्रतिबल बटा में कृतन विकृति। मेरे ख्याल से मेरी फोटो पे नहीं आ रहा होगा ये। इतनी बात है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप समझ गए हो क्या होता है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। आप इन लैंग्वेज अपनी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि कृतन प्रतिबल व कृतन विकृति के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कृतन मापांक कहते हैं। लैंग्वेज से अच्छा आप सिर्फ ये इन चीज़ों के बारे में लिखिए कि जैसे अब आपने शेयर फोर्स कैसे लिखे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कैसे अपने एग्जाम उसमें कॉपी में लिख सकते हैं। तो बना दिया, सॉरी आप ये लिखिए शेयर
स्ट्रेस, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आप शेयर ऐसे शेयर स्ट्रेस, ये टो बना दिया, इज इक्वल टू शेयर फोर्स बटा में एरिया। आप हिंदी प्रेफर करते हैं, आप हिंदी में लिखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कृतन प्रतिबल तो इज इक्वल टू कृतन बल बटा में क्षेत्रफल। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इस तरह से डेफिनेशन में घुसने का कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए, समझ आप गए हो, आप आगे पढ़ोगे आप समझ जाओगे, मतलब आप अपनी कॉपी में लिख के पढ़ोगे समझ जाओगे। जब आपका एग्जाम होगा आपको रिवीजन करनी है, आपको उस चीज़ को याद नहीं करना, आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन इसी प्रकार से होती है, जो आपको यहाँ लिख के दिया गया ऐसे ही रिवीजन होगी। फटाफट आप देखोगे कि यार शेयर स्ट्रेस टो क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अपने बात करते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अपनी क्लासेस का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया, 45 से 50 मिनट पढ़ेंगे। मुझे ये लगा कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ को कवर करने में टाइम लग जाएगा। अगर जल्दी कवर होता है तो अपने लिए अच्छा है कि अपने बहुत सारे एमसीक्यूज कर सकेंगे। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे से, या इसको आईपी से डिनोट करते हैं, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण अपने इसको कह सकते हैं। अभी एक डेफिनेशन देखते हैं अपने, उसके बाद में अपने इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये आया कहाँ से। मैं यहां तक बताऊंगा कि ये चीज आई कहाँ से, डेप्थ में, मतलब अब इन डेप्थ ही चलेगा। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा, पर फिर भी आपको समझाने के लिए आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन आर इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब देखो, पोलर मूवमेंट ऑफ क्या होता है किसी भी प्लेन एरिया में, मतलब मैं अभी अपने शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो मैं शाफ्ट का ऐसे क्रॉस सेक्शन ही बना दूंगा। ठीक है, डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, जड़ता आघूर्ण होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑब्जेक्टेड एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। बहुत ज़्यादा घपला हो गया, मैं इतनी बात समझा देता हूँ आपको। यहाँ तक की बात ये कह रहा है कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। यहाँ ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एंड पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ एरिया, और ये सीजी क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ से जो ये निकल रहा है, इस एक्सिस पे जो आई होगा और इस एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस पे जो आई होगा, और जो ये सीजी से जो एक्सिस निकल रही है उस पे जो आई होगा, उसको अपने क्या कहेंगे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप अब आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ। देखिए, डेफिनेशन है तो गपला तो करेगी यार, वो हार्ड तो होती है डेफिनेशन, तभी तो मैं डेफिनेशन पढ़ाता नहीं हूँ आपको। ये शाफ्ट है, अपने शाफ्ट के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। जब अपने टॉर्जन पढ़ रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ इसका सीजी है, ये इसकी सीजी है। मैं उसके बारे में बताता हूँ सीजी होता क्या। परपेंडिकुलर लंबवत जिसे अपने कहते हैं, लंबवत एक्सिस अक्ष, लंबवत अक्ष ऑफ द प्लेन ऑफ द फिगर। परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या, किस चीज़ के लिए कह रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता आघूर्ण आई के लिए कह रहा है। और ये कह रहा है पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द एरिया, मतलब यहाँ इस एक्सिस से जो सीजी से जो एक्सिस जा रही है उसके ऊपर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों के जोड़ को अपने क्या कहेंगे, अपने कहेंगे मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करो, आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया। ठीक है, अब सीजी क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊं। सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसको, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कंपोनेंट है, कुछ भी है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनके मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उस पार्टिकल का एक, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ पे उसका द्रव्यमान कार्य करता है। उसका द्रव्यमान मतलब उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में रखता है।
ठीक है। उस जो वो पॉइंट होता है उसको अपने सीजी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि सीजी होता क्या है और कुछ नहीं है। कि ये शाफ्ट है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उसका पूरा द्रव्यमान का केंद्र होगा, ठीक है। अपना जैसे पृथ्वी का केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट ही तो है। तो उसी प्रकार के इस शाफ्ट का केंद्र को अपने सीजी कहते हैं, जहां पे वो पूरा द्रव्यमान एकत्रित होगा, वहां पे जहां पे पूरा द्रव्यमान कार्य कर रहा होगा उसको अपने सीजी कहते हैं। इतनी बात है, इतनी आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। इसको रेज करता हूं, मैं सीजी रेज कर रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था कि सीजी आप ये कंफ्यूज ना हो। आपको मैंने पहले भी कहा है, जब आपका इन डेप्थ चल रहा है तो वो इन डेप्थ ही चलेगा। अब अपने बात करते हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस थ्योरम से आता है, किस प्रमेय से आता है। थ्योरम या प्रमेय कौन सी लगती है। तो ये इस थ्योरम को जो अपने थ्योरम यूज करते हैं, फिर देखेंगे कि ये होता क्या है। थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, अपने उसके बारे में बात करते हैं। ये 3 एक्सिस है, ठीक है। ये थ्योरम होती कौन सी है मैं वो भी बता दूंगा। तो ये पहले अपने ये देख रहे हैं, थ्योरम को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हिंदी में मेरे ख्याल लंबवत अक्ष प्रमेय कुछ ऐसा ही होगा। आप थोड़ा सा देखिए यार, हिंदी के लिए आप थोड़ा सा, मेरे को 1-2 टॉपिक अगर छूट जाते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी पड़ा है, ठीक है। आई जेड है ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ये कुछ, मैं इसको इरेज करूँगा, एक सेकेंड। तो ये एक्सिस कहीं इस प्रकार से आकर मिलेगी, ठीक है। ये एक्सिस यहाँ कुछ यहाँ इस प्रकार से आके मिलेगी। ये थ्योरम क्या कहती है, अपने उस पर बात करते हैं। ये थ्योरम कहती है कि आई जेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जेड एक्सिस पे किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण के प्लस वाई एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। ये थ्योरम से अपने को पता लगता है। ये थ्योरम इतनी बात कहती है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, आईपी या फिर जे कहते हैं। इसी को अपने क्या कहते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ये थ्योरम से अपने पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, वहां से इस चीज को अपने लेते हैं। आई होप अब आप आसानी से इस चीज के बारे में समझ सकोगे। देन अपने बात करते हैं, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, सर्कुलर है, सर्कुलर शाफ्ट होती है। शाफ्ट अपने सर्कुलर लेके चलते हैं। ये इसका रेडियस है, ठीक है। डी इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा, आर इसकी रेडियस त्रिज्या होगी। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के झंझट में नहीं पड़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। सिंपली समझते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर शाफ्ट के लिए π/64 d4 होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना और कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं याद करनी। सर्कुलर शाफ्ट के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 d4 होता है। चाहे वो इधर से ले ले, चाहे वो इधर से ले ले, कहीं से भी कौन सी भी एक्सिस से ले लो आप, वो क्या होगा, वो π/64 d4 ही होगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब अपने ने जो डेफिनेशन, सॉरी कहाँ गई, हाँ, तो ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं। तो J = I(x(x) प्लस I(y(y) होगा। यहाँ पे अपने होलो के लिए, यहाँ भी अपने सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अभी अपने होलो के लिए भी बात करते हैं, पैरेलल चलाते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया होलो, होलो मतलब खोखला, ठीक है। होलो शाफ्ट है, ये बाहरिया, इसको अपने डी से डिनोट कर देते हैं, आप इस चीज़ से समझ सकोगे। अंदर वाले को स्मॉल डी से, अंदर वाले जो डायमीटर है, जो व्यास है, उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और बाहर वाले को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इसका आई क्या होगा, π/64 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, ये इसका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब इसको अपने आगे बढ़ाएं तो π/64 d⁴
प्लस पाई बाय 64 डी की 4। ये चीज़ लिख सकते हैं आप सभी को पता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे सेम रहेगा, सर्कल है तो उसकी कोई शेप में चेंज नहीं आ रहा, कोई लेंथ में चेंज नहीं आ रहा। तो इसको अपने लिख सकते हैं 2 पाई बाय 64 डी की पावर 4। ये चीज़ लिख सकते हैं, प्लस कर रहे हैं दो चीज़ों को, इससे काटा अपने पास निकल के आ गया जे इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी की पावर 4। इतनी बात आपने नोट डाउन करनी है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, कहाँ से आ गया, कहाँ से आता है, कैसे आता है वो बता दिया, और एग्जाम में आपसे ये चीज़ सीधी पूछी जाती है। देन अपने बेसिकली मूव करते हैं इसके ऊपर, तो ये भी सेम ही रहेगा। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 64 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, एक सेकेंड, हाँ, तो प्लस पाई बाय 64 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। इस चीज़ को प्लस करेंगे, वही सेम चीज़ 2 पाई बाय 64 डी की 4 माइनस स्मॉल डी की 4, इसको काट देंगे तो अपने पास निकल के आएगा पाई बाय 32 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। ये अपना होलो के लिए आ गया और ये अपना सॉलिड के लिए आ गया। एग्जामिनर आपसे सीधा पूछेगा, ग्रांटेड है इस चीज़ के बारे में, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की अपनी क्लास का, क्योंकि वो सब जो अपने पहले पढ़ा है वो बेसिक है, थोड़ा सा आगे मॉडरेट एग्जाम होते सर आपको ये चीज़ पूछी जाएगी। आई होप आपको आज अपनी क्लास अच्छी लगी होगी। देखो मुझे नहीं पता मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैसा लगता है, पर मुझे ये है कि मैं आराम से पढ़ाऊँ, मेरे को नहीं पता मैं सुस्त बात करता हूँ या कैसी बात करता हूँ, पर फिर भी मेरा मेन फोकस है आपको हर एक चीज़ समझाना। मैंने वो एक एक चीज़ आपको समझा दी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कहते हो अपने एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए टॉर्जन पढ़ा सबसे पहले, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में देख लिया यार, एक तो मैंने एनिमेशन लगा दी है टॉर्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हाँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। एमसीक्यूज जो बनेंगे यहाँ से बनेंगे, यूनिट से बनेंगे, मतलब ये पूरे पेज से एमसीक्यूज बनेंगे 2/NT/60 एमसीक्यूज बनेगा आपका, लिख लेना आप। इस चीज़ से आपका एमसीक्यू बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ जो टी यूज हो रहा है ये भी पूछ सकता है, वो मीन एवरेज व औसत हो रहा है। आप P इक्वल टू ओमेगा टी होता है, आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करके रखेंगे। अजम्पशंस आप याद करके रखना, एग्जामिनर क्या पता पूछ ले, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अपने याद करके रखेंगे। देन अपने टॉर्जन इक्वेशन के बारे में, मरोड़ समीकरण के बारे में बात करें, एक एक पॉइंट, एक एक जो अपने टी जे एक एक कंसेप्ट के बारे में अपने आराम से बात कर चुके हैं, उस चीज़ को अपने याद रखना है। शेयर फोर्स के बारे में याद रखना है, मॉडुलस जी व सी के बारे में याद रखना है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया, कैसे आया, अपने बात कर ली है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अपने इसको निकालते हैं। देन ये दो जो पॉइंट अपने लिखे हैं ना, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन के, इस चीज़ को मत भूलना। ये खोखली साफ के लिए है और ये ठोस साफ के लिए है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मैंने बहुत कुछ ऐड किया है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली क्लासेज आपने देख ली होगी। देन एक नया टॉपिक जो सबसे बड़ा है, कंबाइंड बेंडिंग एंड बेंडिंग एंड टॉर्जन स्ट्रेसेस जो होती है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो आगे वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके लिए। आपको टॉर्जन इतना अच्छा करवा दिया जाएगा, आप टॉर्जन नहीं भूलते। मैं आपको सही बताऊं तो कुछ बातें करते हैं, देखो क्लास खत्म हो चुकी है, जिनको बातें नहीं सुननी वो अभी लीव कर सकता है। ये सब बातें आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, वो सब कर लेना। मैं इस चीज़ में फॉर्मेलिटी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। मुझे इतना ज़्यादा इन डेप्थ टॉर्जन नहीं आता था, पर मैंने कम से कम नहीं तो टॉर्जन की 7 से 8 क्लासेज रिकॉर्ड करके मैंने हटा दी, ठीक है। 7 से 8 क्लासेज मायने रखती है, बट मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा इन डेप्थ और इससे ज़्यादा अच्छा अब मैं आपको नहीं समझा सकता। इस चीज़ जो मेरे हाथ ही खड़े हैं, आप ये समझ लो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को।
टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूँ। एमसीक्यूज वहाँ पे डालेंगे, उसके बाद में अपने एमसीक्यूज का सेशन लेंगे, जो टॉपिक होता है उसके एमसीक्यूज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।